हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू को हम लोग इसमें देखेंगे। आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, 2:26 का वक्त है और आप अभी जो है अपने एग्जाम में जो है लिख रहे होगे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे पेपर नंबर 11 का। तो फिलहाल पेपर नंबर 12 जो कि आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें और आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिद्धू कानू मुर्मू है इसके पीवाईक्यू को प्लीज़ देख लीजिएगा। इसकी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा बीबीएमकेयू में भी पहले जो है एमसीक्यू पूछा जाता था, वहाँ भी आप जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोनों के वीडियो को देख लेने से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका हर एक एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग विनोबा भावे के बीएड सेमेस्टर 4 के पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में ना एक बात का खास ख्याल रखेंगे तो आपको देखना मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। जैसे करिकुलम का मतलब मैंने आपको पिछले वाले में समझाया था, इस बार मैं आपको समझा रहा हूं स्पेशल नीड वाले बच्चे। देखो, कोई भी बच्चा अगर स्पेशल है, यानी कि उसे जो है देखने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, सभी बच्चे को एक साथ आप लोगे। सपोज कर लो कि एक पूनम है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, काफ़ी गॉड गिफ्टेड बच्ची है, बहुत अच्छा स्कोर करती है मैथ में, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रही है, उसे ड्राइंग भी आ रही है, एकदम ओवर ब्रिलियंट। आप उसे भी उसी क्लासरूम में रखेंगे। बगल में राहुल बैठा हुआ है जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता वो, फिर भी आप उसे उसी क्लास में रखेंगे। अब एक रेनू है जो कि ठीक ठाक पढ़ती है, एवरेज बच्ची है, किसी किसी सब्जेक्ट में उसकी पकड़ अच्छी है, फिर भी आप उसे रखोगे। यहाँ पे मान लो दीपक है जो देख नहीं पा रहा है, उसे भी आप उसी क्लासरूम में रखोगे। मान लो ये प्रीति है जो कि सुन नहीं सकती है, उसे भी आप उसी क्लासरूम में रखोगे। और जैसे कि कोई भी कास्ट, कम्युनिटी या फिर कलर के आधार पर या फिर आप जो है धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बच्चों को बिल्कुल अलग नहीं करोगे। सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में लेकर आगे चलोगे। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखेंगे, कुछ बच्चों के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है एफर्ट लगानी होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए पहला सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अलग विद्यालय में बिल्कुल नहीं, सेग्रीगेशन नहीं करना है, हर एक बच्चे को एक साथ लेकर चलना है, इंटीग्रेटेड। ध्यान से सुनिएगा, हमें इंटीग्रेशन के रास्ते पे चलना है, सेग्रीगेशन के रास्ते पे नहीं चलना है। तो पहला ऑप्शन तो कटेगा भाई, कि आप किसी बच्चे को जो है जो देख नहीं पा रहा है उसे आप अलग स्कूल में लेके जाओ। ठीक है, टेक्निकली प्रैक्टिकली ये अच्छा है कि आप उसे अलग स्कूल में पढ़ाओ, वहाँ पे जो है स्पेशल एजुकेटर आएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बात कही गई है, इससे बच्चे का मोराल अच्छा होगा, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन साधारण स्कूल में एक तो सही से पंखा भी चल पा रहा है कि नहीं, ये मुश्किल है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको मानना होगा कि स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है। फिर है एकीकृत शिक्षा के माध्यम से, मैंने तो अभी कहा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करनी, सॉरी एकीकृत है, यहाँ पे एक ही तरह के बच्चों को एक साथ रखने की बात की जा रही है, गलत है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से, इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से आप सभी बच्चे को आगे लेकर जाओगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सभी बच्चों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेगा, यानी कि आंसर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको कि यहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उन्हीं का एग्जांपल को अगर आप ध्यान में रखोगे, अपने माइंड में रखोगे, आंसर आप कर दोगे। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत होना, बिल्कुल सही बात है भाई। एक विशेष शैक्षिक विधि जो सभी बच्चों को सीखने में मदद करती है, ये अच्छी बात नहीं है, समावेशी शिक्षा का यह डेफिनेशन नहीं है। सख्त प्रवेश दाखिला को बढ़ावा देना, आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, रिजिड वर्ड यानी कि एकदम सख्त नियम या फिर डिसिप्लिन रखना, परीक्षा में नंबर ले आना, ये सब बातें अच्छी नहीं है। कोचिंग चलाना, ट्यूशन देना बच्चे को, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय का उपयोग करना, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप लोग सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव को नहीं मानोगे, अलगाव जहां दिखेगा उसे काटिए। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, बिना किसी भेदभाव के सभी का स्वागत करोगे। अगला सवाल, समावेशी कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है भाई। इसमें क्या है कि कक्षा में विषमता की संभावना है, दिव्यांग बच्चों की विशेष देखभाल, धीमे सीखने वाले बच्चों की सहायता हेतु विशेषज्ञ का समर्थन, दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति। देखिए, आपको सिंपैथी नहीं रखनी है, इम्पैथी रखनी है। जो बच्चा फील कर पा रहा है वो आप भी फील करो, ये बात यहाँ पर कही जाती है। ये नहीं कि आप जो है अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये मत करिए, किसी के साथ भी मत करिए।
तो फिलहाल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, कक्षा में विषमता आएगी। समावेशी शिक्षा में क्या होगा, हर एक अलग अलग तरह के विषम बच्चे, यानी कि सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे आएंगे, यहाँ पर जो है विषमता बढ़ेगी। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल, NIVH का संबंध उन बच्चों से है जो कि श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं या धीमे सीखने वाले बच्चे हैं। देखिए NIVH का संबंध जो है, यानी कि इसका मतलब होता है हियरिंग इम्पियर्ड। हियरिंग इम्पियर्ड ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से, यानी कि श्रवण बाधित हैं, हियर इम्पियरमेंट उनका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, भारतीय पुनर्वास यानी कि रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट, इंडिया एक्ट, ये कब लागू हुआ था? ये सवाल आपसे पूछा गया है 1992 में, जब सिद्धू कानू मुर्मू दुमका की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा कुछ बातों का, आपको मैं बता देता हूं। जो कि श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, इसके संस्थान कहाँ कहाँ पर है? जैसे कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए संस्थान देहरादून में है, तो ये वाला फैक्ट याद करके जाइएगा, एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा। CWSN की शिक्षा किसे प्रदान की जाती है? देखिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप जान लें। C मतलब होता है चाइल्ड और W मतलब विथ स्पेशल नीड, नीड्स एक्चुअली एस लगा दोगे नीड्स में। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे एग्जाम में। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की शिक्षा किसे प्रदान की जानी चाहिए? यहाँ पे देखो आप सारे ऑप्शन को अगर आप अच्छे से टटोलोगे तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, किसी को अलग थलग करने की भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका कटेगा, विशेष विद्यालय में बच्चे को क्यों पढ़ाओगे आप। अगला है विशेष शिक्षक के द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, विशेष विद्यालय में पढ़ाना, यह भी गलत बात है। विशेष विद्यालय में असाधारण बच्चे को पढ़ाना, यह भी गलत बात है। सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों को सामान्य तौर पर शिक्षा देना ही क्या है, यह अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल, समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य? देखिए 24 वाला क्वेश्चन और 22 वाला क्वेश्चन देखो कैसे मिलेगा, और आप 26 में देने वाले एग्जाम बच्चे हो तो 24 को मैंने पहले रखा कि कुछ बच्चे पहले ही देख करके चले जाते हैं कि 5 क्वेश्चन देखा और वो विद्वान बन के चले गए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पूरा देखो या फिर कुछ हो, लेकिन पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये देखो सवाल रिपीट हुआ है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों का आगे लेकर के जाना। समावेशी शिक्षा का मतलब अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा, गलत बात है भाई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कक्षा या शिक्षा, गलत बात है। अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा, गलत बात है। बहुस्तरीय कक्षा में यानी कि डाइवर्जेंट, कहने का मतलब है डाइवर्सिटी आएगी क्लासरूम में, अलग अलग तरह के बच्चे आएंगे। ऑप्शन 3 आपका जो है सबसे सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए विशेष शिक्षा का मतलब होता है, स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है कि कुछ बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट आपको लगेगा। अब जैसे सपोज कर लो कोई चल नहीं पा रहा है, वो व्हील चेयर से स्कूल आ रहा है, आप उसके लिए रैंप नहीं बनवाओगे तो बोलोगे नहीं तुम सबके साथ चलो, सीढ़ी में ही तुम्हें जाना है, नहीं, ये तरीका सही नहीं। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना, वो सारस और लोमड़ी वाली, कि लोमड़ी को जो है सारस अपने यहाँ बुलाता है और खाने के लिए उसे जो है फैला हुआ बर्तन में दे देता है, तो सारस उससे खाना नहीं खा पाता है, तो सारस लोमड़ी को अपने यहाँ बुलाती है और फिर वो जो है लंबे बर्तन वाले खाने से उसे खाने के लिए कहती है, तो लोमड़ी नहीं खा पाती है। तो कहने का मतलब होता है किसी को बराबर लेने के लिए, बराबर रखने के लिए एक को सीढ़ी देना होगा, दूसरे को रैंप देना होगा, तभी बराबरी आएगी। तो स्पेशल एजुकेशन का क्या मतलब है भाई, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम नहीं, शिक्षकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम नहीं, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, और वयस्कों के लिए तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, विकलांग शब्द का इस्तेमाल भी गलत है, विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम करना ये सबसे सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, सवाल नंबर 9, विकलांग छात्रों को सीखने की जरूरत के लिए सबसे उपयुक्त प्रावधान कौन सा है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, बिल्कुल नहीं। निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा, ये सही बात है। व्यक्तिगत संक्रमण कार्यक्रम, ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों के लिए पूर्व स्कूल कार्यक्रम, ये भी अच्छी बात नहीं है। 2 तो कट गया, अब बचे 2। अब 2 में सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, सपोज कर लो, देखो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसे IEP कहा जाता है, यानी कि जिस बच्चे को जिस तरह की नीड है उस तरह से शिक्षा देना। तो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अलग थलग करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप अलग थलग यानी कि सारे बच्चे सीढ़ी से चढ़ेंगे तो फिर जो बच्चा व्हील चेयर से आया वो कैसे चढ़ेगा, तो इसीलिए IEP की बात होती है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम की। अगला सवाल, 6 से 14 साल के बच्चों के
लिए मुफ्त और यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की बात जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बात की गई थी, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अब बात करता है कि ये किस उद्देश्य से योजना बनाई गई थी, यानी कि 6 से 10 साल के बच्चे को आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रहे हो। यह सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत जो है किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। मिड डे मील योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरुआत की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, समावेशी शिक्षा किसके लिए आयोजित की जाती है? समावेशी शिक्षा जो है सामान्य बच्चे के लिए, विशेष बच्चे के लिए, या दोनों? तो ऑप्शन आपका जो है सी बड़े आराम से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विशेष बच्चों के कितने प्रकार होते हैं? विशेष बच्चे के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए विशेष बच्चों के जो प्रकार हैं वो हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। स्पेशल नीड वाले बच्चे किस तरह से होंगे, क्या होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकल जो उनकी बनावट है, या फिर उनका जो मेंटल टफनेस है, अलग अलग होगा। तो आप किसी कैटेगराइज में से नहीं बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला सवाल, श्रवण बाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? मैंने कहा था ना आपको, श्रवण वाले, दृष्टि वाली की बात अगर मैं करूं तो दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए जो है देहरादून में संस्थान है। फिलहाल सवाल नंबर 13 की ओर लौटते हैं। यहाँ पे पूछा गया है श्रवण बाधित, तो ये आंसर हो जाएगा मुंबई में। ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, NIHH शॉर्ट में। अगला सवाल, मायोपिया किस प्रकार की अंधता है? मायोपिया किस प्रकार की अंधता है, यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है नियर साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है आपका हो जाएगा, और मायोपिया जो है जिसमें पास की वस्तु को स्पष्ट और दूर की वस्तु को धुंधला वो देख पाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को वो देख पाएगा लेकिन दूर वाले चीजों को नहीं देख पाएगा। बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा कब विकसित हुई थी? 1983 में, 1985 में, 1984 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। यानी कि कोई भी बच्चा हो सकता है कि वो गार्डनिंग में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा जो है इंजीनियरिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में। तो इंटेलिजेंस एक नहीं होता है, यह बात 1983 में की गई थी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन जोन किससे संबंधित है? 16वां सवाल है। तो देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। स्पेशल एजुकेशन जोन जो है NEP 2020 में स्पेशल एजुकेशन जोन यानी कि SEZ, ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। SEZS जो है यह जो आपका सोशल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसके आधार पर बच्चों को क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात कहता है। चलिए अगला सवाल, SEDG में कौन शामिल है? SEDG में कौन शामिल है? तो देखिए SEDG में जो है SC ST वाले बच्चे शामिल हैं, हाँ। OBC वाले बच्चे शामिल हैं, हाँ। महिलाएं शामिल है, बिल्कुल। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि UR यानी कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को छोड़कर सभी यहाँ पर शामिल है, और UR की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए, और SEDG का फुल फॉर्म आप पहले देख लें, हो सकता है कि ये भी सवाल पूछ दिया जाए। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इसे कहा जाता है। सवाल नंबर 18, समावेशी विद्यालय में क्या होता है? समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, समावेशी पाठ्यक्रम, यानी कि आंसर आपका सही हो जाएगा। समावेशी पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी को वर्गीकृत नहीं करते हो, बांटने की कोशिश नहीं करते हो। सवाल नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है समावेशी शिक्षा? क्या है ये? क्या है? स्पेशल है, एकीकृत शिक्षा है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो आप, समावेशी शिक्षा क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा। समावेशी शिक्षा को कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ लेकर चलना, कोई स्पेशल वाली बात नहीं होती है, एकीकृत वाली बात नहीं होती है। अगला सवाल, RTE 2009 अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मैंने आपको शायद एक सवाल को एक्सप्लेन करते हुए बताया था 1 अप्रैल 2010 को। एक सेकंड, ये नहीं होगा, यहाँ भी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। बना तो 9 में था लेकिन 10 में लागू हुआ था। इनमें से कोई नहीं, 4 वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पारित किया गया था? दिव्यांग बच्चों के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए आंसर आपका जो है सही हो जाएगा 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। 1999 में ऑटिज्म, सेरेबल पैलेसी और आपका जो बौद्धिक दिव्यांगता है,
जिसे मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन भी आप कहते हो, ये नेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और 1999 में इनके साधन के लिए बात की गई थी। 2025 यानी कि आपसे ठीक पहले वाले बच्चे का सवाल है, समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बिल्कुल। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट यानी कि सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण, आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता है? डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन वाली बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया बोला गया है, तो डिसलेक्सिया में आपको क्या दिक्कत आएगी? तो देखिए डिसलेक्सिया में जो है बच्चे क्या कर पाते हैं, पढ़ने की अक्षमता होती है, लिखने की अक्षमता होती है, या फिर मैथ वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा पढ़ने में दिक्कत आएगी। देखिए उसके लिए जो है W और M में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है, B और D में डिफरेंस कर पाना जो है दिक्कत होता है। शुरू में डिसलेक्सिया हम सभी को लगभग होता है, बाद में आप इसे ओवरकम कर जाते हो। बचपन में मैंने भी B को D लिखा है, बोलने में मुझे अभी भी समस्या आती है कभी कभी। समावेशी विद्यालय की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए समावेशी विद्यालय की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीजें चलती है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी शिक्षण होगा, सहयोगात्मक संस्कृति होगी, आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25वां सवाल, जिन बच्चों की मानसिक आयु मेंटल एज और क्रॉनिकल एज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो है एज में बड़ा हो गया है लेकिन उसकी जो मानसिक क्षमता है वो नहीं बढ़ी है, उसे रिटार्डेड चिल्ड्रन कहा जाता है। देखिए एक सवाल एग्जाम में आ सकता है, IQ निकालने का फॉर्मूला, तो इसे जो है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100 के हिसाब से माना जाता है। सीटेट जेटेट में ये सवाल कई दफा पूछा जा चुका है। वीडियो को आपने यहां तक देख लिया और आप बताएंगे कि आपके 25 में से कितने सही हुए। बाकी और जो एक और पेपर आपका बचा हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिनका होगा वो नीचे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ एक और बात, जिनका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो 7979054474 पे, जिनके पास PYQ है वो भेज दें। मेरे पास सिर्फ एक ही साल का PYQ आया है ताकि MCQ में बना सकूं। बाकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का वीडियो जो है आपको आज रात तक मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।